जैसे पॉलीमर्स के टाइप कितने हैं, तो भाई पॉलीमर्स के कितने टाइप हो सकते हैं? पॉलीमर्स के बेसिकली 3 टाइप होते हैं, एक नेचुरल, एक सेमी सिंथेटिक और एक सिंथेटिक। तो दे आर नेचुरल पॉलीमर्स। Natural polymers obviously not made by human being. ये पॉलीमर किसने बनाया मालूम तो है नहीं, जिसने भी बनाए होंगे। जैसे प्रोटीन है, इट्स ए पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। जैसे सेलुलोज है, जैसे स्टार्च है, ये सारे नेचुरल पॉलीमर्स हैं। जैसे सेलुलोज, स्टार्च, ग्लूकोज, सेमी सिंथेटिक वो होता है विच इज फॉर्म बाय ट्रीटमेंट ऑफ नेचुरल पॉलीमर इन लैब। जैसे नाइट्रोसेलुलोज, सेलुलोज इज ए नेचुरल पॉलीमर बट द नाइट्रोसेलुलोज इज सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक मेड बाय मैन। तो तुम जितने भी पॉलीमर जनरली जानते, पीवीसी से लेके टेफ्लॉन तक, ये सारे मैन मेड पॉलीमर्स हैं। ये तो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑरिजिन। इसके बाद इनके बनाने के जो तरीके हैं, उन तरीकों के ऊपर इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एडिशनल पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशनल पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशनल पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशनल पॉलीमर में क्या होता? 2 मोनोमर यूनिट्स combined together give a polymer। इस वाले में क्या होता? 2 मोनोमर combines to give polymer with loss of some simple molecule like H2O, NH3, HF, etc. तो इनके एग्जाम्पल्स हो सकते, एडिशनल पॉलीमर के एग्जाम्पल हो सकते। सपोज हमने एक कंपाउंड ले रखा है C+C और इस पे हमने ऐड करा AB। ये ऐड होकर बनाते, मान लो ये ऐड होकर बनाते C+C A और B and finally they give a polymer C single bond C A, this one is A, this one is B,
तो इस बार क्या हुआ, जो रिएक्टेंट थे, जो मोनोमर्स थे, इन दोनों ने कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाया, एंड विच अपॉन रिपीटेशन दे फॉर्म ए कंपाउंड, दे फॉर्म ए पॉलीमर। जो कंडेंसेशन पॉलीमर होते उनमें क्या होता, जैसे मान लो कोई एक कंपाउंड ले रखा है C डबल बॉन्ड OOH C, और सपोज यहाँ पे R लिख दिया, ठीक है। ये कंपाउंड को हमने कंबाइन कराया एक दूसरे कंपाउंड के साथ, ऐसे कंपाउंड के साथ हमने कंबाइन कराया, तो यहाँ से बाहर क्या जाना है, ये पार्ट बाहर आ जाना है। जब ये पार्ट बाहर आ जाएगा तो फिर हमारे पास क्या बच जाना है, RC, फिर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH, फिर C, और फिर वैसे ही COH, और ये R। एक्चुअली ये COH के पास से, फिर इस COH के पास से एक और भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाना है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, लेट इट बी RC डबल बॉन्ड O, और फिर एक बॉन्ड बंद कर दिया, इसे भी नीचे डाल दिया, एक बॉन्ड बंद कर दिया। तो इस तरीके के पॉलीमर बन रहे, और यहाँ पे हो क्या रहा, इट्स ए लॉस ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। तो ऐसे पॉलीमर को हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर, ऐसे पॉलीमर को हम कहते हैं एडिशनल पॉलीमर। अब ऑब्वियस सी बात है कि एंट्रेंस के अंदर में तुमसे ये तो नहीं पूछेगा एडिशन पॉलीमर कैसे कहते हैं। हाँ, वो ये कह सकते हैं कि टेफ्लॉन क्या है, फॉर्मल्डिहाइड क्या है, फॉर्मल्डिहाइड रेशिन कौन सा पॉलीमर है, कंडेंसेशन है या नॉर्मल पॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर है, या टेफ्लॉन एडिशन पॉलीमर है या कंडेंसेशन पॉलीमर है, बेकेलाइट एडिशनल पॉलीमर है या कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो वहाँ पे हमें इन बातों को जब हम देखेंगे कि बन कैसे रहे, वहाँ पे इन बातों को सेग्रीगेट कर लेना है कि ये वाले पार्ट एडिशनल पॉलीमर है, ये वाले पार्ट कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो ये तो उनके बनने के तरीके के ऊपर है। अब एक उनकी ब्रांचिंग के ऊपर भी हो सकता है, उनकी ब्रांचिंग के ऊपर भी हो सकता है कि पॉलीमर कैसे है। उनकी ब्रांचिंग के ऊपर भी हो सकता है कि पॉलीमर कैसे है। जैसे यहां पे लिख सकते स्ट्रेट चेन पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर, ये पार्ट भी एंट्रेंस के अंदर उतना नहीं आता, एक आधे पार्ट होते जो कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन जनरली ये पार्ट भी नहीं आते। तो स्ट्रेट चेन पॉलीमर कैसे होते, ये सारे पॉलीमर एक स्ट्रेट लाइन के अंदर होते। और ब्रांच पॉलीमर कैसे होते, इनकी बड़ी सारी मल्टीपल ब्रांचेज निकली होती, इनमें से स्ट्रेट कोई नहीं होता, सबके ब्रांचेज निकले होते हैं। एक इन दोनों के बीच का भी पार्ट है, जिसे कहते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ये जो हमारा नेचुरल रबड़ है, जिसे डनलप ने डिस्कवर करा था। तो डनलप साहब ने जब डिस्कवर करा था तो उन्होंने क्या करा था, सारे कपड़े वो उसी रबड़ के पहना करते थे। तो बारिश के दिनों में वो सारे कपड़े और उनके जूते सभी चिपचिपे हो जाते थे, और वो बेचारे इस बात से बड़े परेशान थे। उन्हें बड़ा क्रेज़ था रबड़ के कपड़ों का, रबड़ के सूट का, रबड़ के जूतों का, लेकिन बारिश के टाइम पे उनकी प्रॉब्लम आ जाती थी, वो सारे चिपक जाते थे आपस में। और उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, जो आज से 150 साल पहले 200 साल पहले रबड़ बन रही थी। 150 साल पहले उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। आज भी तुम देखोगे वो जो गर्ल्स लगाती बालों के अंदर रबड़, वो बारिश के टाइम पे बड़े आसानी से टूट जाते। वो छोटे छोटे जो रबड़ आते, हेयर बैंड, वो टूट जाते। तो डनलप साहब ने अपना एक एक्सपेरिमेंट करा। उस एक्सपेरिमेंट में गलती से सल्फ़र
उस आइसोप्रीन के साथ मिक्स हो जाता है। जो नेचुरल रबड़ का जो मोनोमर है उसके साथ वो सल्फ़र मिक्स हो गया। सल्फ़र के मिक्स होने के बाद उन्होंने ये चेक करा कि ये जो कंपाउंड है दिस इज मोर स्टेबल एंड दिस इज बेटर कंपाउंड देन द आइसोप्रीन इटसेल्फ। ऐसे क्या हुआ? तो बाद में मालूम हुआ कि सल्फ़र हैज़ डेवलप्ड ए क्रॉस लिंकिंग। तो सल्फ़र ने क्या करा था उस वाली केस में के अंदर, सल्फ़र ने क्या करा था कि उनके पॉलीमर्स थे तो बेसिकली लीनियर, लेकिन कहीं कहीं इनके बीच के अंदर में, इनके लेयर्स के बीच में एक बॉन्ड बन गया। उससे फ़ायदा क्या हुआ? यहाँ पे हमने जब फोर्स लगाया डिफॉर्मिंग फोर्स तो रिस्टोरेशन फोर्स कम था, लेकिन हमने जब यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो रिस्टोरेशन फोर्स इसके कॉम्परेटिवली ज़्यादा था। यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा था। तो ये हमारा नेचुरल रबड़ है और ये हमारा वल्कनाइज्ड रबड़ है। तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ भी कहते हैं, इसका एक डेफिनेशन ये है वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़। उस वाले केस में हम क्या करते, हमें डेफिनेशन लिखना होता है कि इट इज़ द प्रोसेस टू डेवलप द क्रॉस लिंकिंग बिटवीन द लेयर्स ऑफ द रबड़। इट इज़ प्रोसेस टू डेवलप द क्रॉस लिंकिंग बिटवीन द लेयर्स ऑफ natural rubber which provide the additional mechanical strength, तो ये इनके टाइप है, उनकी ब्रांचिंग कैसी होती है इसके ऊपर।